हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। सभी को पता है इकोनॉमिक सीरीज़ चल रही है। पॉलिटी सेशंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम एक न्यू टॉपिक लेकर आ गए हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया। यानी कि भारतवर्ष में जो बैंक्स हैं उनका क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है, कैसे उनका एक तरह से वो फोर्स में आई, कैसे उनका गठन हुआ, कैसे इस्टेब्लिशमेंट हुआ, क्यों ज़रूरी है, सारी बातें जान लेंगे। और मेन बैंक्स का हम डिस्कशन भी यहाँ कर लेंगे, जस्ट लाइक आरबीआई, ये सब चीज़ें, क्यों, क्योंकि वो रेगुलेटिंग बॉडी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया क्या बता रहे हैं वो जान लेते हैं। The existing banking structure in India, which evolved over several decades, is elaborate and has been serving the credit and banking services needs of the economy। यानी कि जब से बैंकिंग का स्ट्रक्चर है, यानी बैंक्स का स्ट्रक्चर है, तब से क्या बहुत सालों से है, बहुत दशकों से है, ठीक है, बहुत ही वृहद है। और ये क्या काम करता है, आपको क्रेडिट देने का काम करता है, और बैंकिंग सर्विसेज और भी तरह की जो भी चीज़ें हैं, और इकॉनमी में इसका क्या रोल है वो सब हम आज जान लेंगे। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ द बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू सेंट्रल बैंक, दैट इज़ हमारे यहाँ आरबीआई है सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक्स, डिफ्रेंशिएटेड बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री एंड रेगुलेट्स द बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया। इट्स होल्ड्स द एपेक्स पोजीशन इन द बैंकिंग स्ट्रक्चर। सभी को पता है आरबीआई सर्वोच्च पेडेस्टल पे बैठा हुआ है, रेगुलेटरी बॉडी भी है, डिफरेंट बैंक्स को रेगुलेट भी करता है, और क्या करता है, जो भी सिस्टम है हमारे इंडिया में बैंकिंग से रिलेटेड बहुत सारे लॉज भी बनाता है। ठीक है, ओके, जान लेते हैं आरबीआई के बारे में थोड़ा सा। आरबीआई वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन, कब इस्टेब्लिश हुआ, 1 अप्रैल 1935। ठीक है, कौन से एक्ट्स के तहत इस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ, तो आरबीआई एक्ट 1934 का। एक्ट आपका 1934 का है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट कब हो रहा है, 1 अप्रैल 1935। ठीक है, फाइन। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्स द फुली ओन्स द आरबीआई, यानी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, नहीं शॉर्ट में जिसे हम जीओआई भी बोलते हैं, पूरी तरीके से आरबीआई को ओन करता है। जो मेजर फंक्शंस हैं आरबीआई के वो जान लेते हैं। तो मॉनिटरी अथॉरिटी है पहला इसका, आरबीआई formulates, implements and monitors the monetary policy to regulate the supply of money and thus controls the credit creation in India। यानी कि बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाता है, ठीक है, इम्प्लीमेंट भी करवाता है, देख रेख भी रखता है, मतलब उनकी देख रेख में सारी चीज़ें होती हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी जो बनाई गई है उसका सही से क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, और आप सभी को पता है क्रेडिट क्रिएशन, यानी कि क्रेडिट जो होता है उसका क्रिएशन करता है, मनी का सप्लाई हो रहा है ठीक से कि नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक है, कैसा डिमांड्स क्रिएट हो रही मार्केट की सारी चीज़ें। इशूअर ऑफ करेंसी, ठीक है, इशूज़ एंड एक्सचेंजेस और डिस्ट्रॉयज करेंसी एंड कॉइन्स नॉट फिट फॉर सर्कुलेशन, यानी कि करेंसी को इशू भी करता है, एक्सचेंज भी करते हैं, डिस्ट्रॉय भी करने की मतलब जो अथॉरिटी है वो आरबीआई के पास है। मान लीजिए कुछ उसमें मतलब कभी कभी के कॉइन्स देखे होंगे आपने कि ख़राब हो जाते हैं, तो उनका भी एक तरह से डिस्पोजल भी करता है कि जब वो सर्कुलेशन के लिए अच्छे नहीं रह जाते हैं कॉइन्स वगैरह, तब उसके लिए। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट क्यों कहा गया, आरबीआई एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मीटिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑल रीजनेबल डिमांड्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स फॉर फंड्स इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। यानी लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब होता है अंतिम रूप से बैंक्स कहाँ जाती हैं, आरबीआई के पास। अगर मान लीजिए डिमांड बहुत क्रिएट हो गई, उतनी सप्लाई नहीं है, तो फिर वो आरबीआई से ही ये सब चीज़ें पूछती हैं, मांगती हैं। ठीक है, तो आरबीआई के पास ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बैंकर टू द गवर्नमेंट भी कहा गया है, या फिर बैंकर ऑफ बैंक भी कहा गया है, बैंक्स को भी क्रेडिट देती है ना, इसलिए जैसे। ठीक है, बैंकर्स बैंक नेक्स्ट टॉपिक वही आ गया। ठीक है, रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम्स, सभी को मतलब ब्रॉड हेडिंग से ही पता चल जाता है कि उसके अंदर क्या लिखा होगा। तो सुपरवाइज़र है, एक तरह से रेगुलेटर भी है। ठीक है, और कैसे फंक्शन करता है, इसके 2 एक्ट्स के अंदर फंक्शंस करता है। एक तो है आरबीआई का अपना एक्ट 1934 का, एक है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का है। ठीक है, मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन एक्सचेंज पूरा वो देखता है, ठीक है, मैनेज करता है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 टू
फैसिलिटेट करता है एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट को ना, एंड प्रमोट क्या करता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। रेगुलेटर एंड सब सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, यानी कितना पेमेंट हो रहा है, उसका सेटलमेंट हुआ कि नहीं हुआ प्रॉपर, वो सब देखता है, अपग्रेड करता है, ठीक है। जैसे मोड्स ऑफ पेमेंट होते हैं ना बहुत सारे, उनको भी देखता रहता है कि ये सारे रूल्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें चर्चा में रहती हैं, जो भी इस फील्ड से जुड़े होंगे उनको पता होगा। अब आ जाते हैं शेड्यूल और नॉन शेड्यूल बैंक्स, ठीक है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो जान लेते हैं कि क्या मतलब है इसका। तो एनी बैंक लिस्टेड इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द RBI एक्ट 1934 आर शेड्यूल बैंक्स, यानी कि जो शेड्यूल 2 है RBI एक्ट का 1934 का जो एक्ट है, उसमें जो शेड्यूल 2 है उसमें जो बैंक्स लिस्टेड हैं उन्हीं को बोल दिया जाता है, क्या बोल दिया जाता है, शेड्यूल बैंक्स। ओके, द बैंक्स विच आर नॉट कवर्ड बाय द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द RBI एक्ट आर कॉल्ड नॉन शेड्यूल बैंक्स या अनशेड्यूल बैंक्स, ठीक है, फाइन। ओके, डिफरेंस थोड़ा सा जान लेते हैं। तो शेड्यूल बैंक्स में इंक्लूडेड इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द RBI एक्ट 1934, नॉन शेड्यूल में क्या है, नॉट इंक्लूडेड अंडर द शेड्यूल 2 ऑफ द RBI एक्ट ऑफ 1934। शेड्यूल बैंक्स में क्या है, मिनिमम पेड अप कैपिटल एंड अदर नॉर्म्स आर टू बी फॉलोड एज पर RBI गाइडलाइंस। मिनिमम पेड अप कैपिटल देखिए होता है कोई भी बैंक को क्रिएट करने के लिए, ठीक है, और सारे नॉर्म्स को जो फॉलो करता है वो शेड्यूल बैंक हो जाता है। और नॉन शेड्यूल में क्या है, RBI की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है। कैन बोरो फ्रॉम द RBI, शेड्यूल बैंक है। कैन नॉट बोरो फ्रॉम द RBI, नॉन शेड्यूल बैंक है। कैश रिजर्व रेशियो हैज़ टू बी मेंटेन विद द RBI, ठीक है। CRR इज मेंटेन बाय द बैंक देमसेल्व्स, यानी नॉन शेड्यूल बैंक्स में क्या होता है, जो कैश रिजर्व रेशियो होता है वो खुद ही अपने मतलब अपने पास ही मेंटेन करते हैं, लेकिन शेड्यूल बैंक में क्या होता है कि वो RBI के साथ मेंटेन रखता है, ठीक है। SBI, HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक्स आर सम ऑफ द एग्जाम्पल बैंक हैं, एग्जाम्पल हैं शेड्यूल बैंक्स के, ठीक है। देखिए इसमें जो HDFC है, ICICI और एक्सिस बैंक, ये देखिए शेड्यूल प्राइवेट बैंक हैं, ठीक है, ओके फाइन। इधर देखिए नॉन शेड्यूल बैंक्स में क्या है, कैपिटल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, सुभद्रा और लोकल एरिया बैंक लिमिटेड कोल्हापुर आर सम ऑफ इट्स एग्जाम्पल नॉन शेड्यूल बैंक के। शेड्यूल बैंक में क्या और बता रहे हैं, एलिजिबल फॉर ऑब्टेनिंग डेट्स लोन्स और ऑन बैंक रेट फ्रॉम द RBI, यानी कि बैंक से ये एक तरह से उधार ले सकते हैं, ठीक है, लोन भी ले सकते हैं, कहाँ से, बैंक रेट पे ही लेंगे, कहाँ से, RBI से। लेकिन यहाँ पे क्या है, नॉन शेड्यूल में क्या नहीं एलिजिबल हैं ये सब करने के लिए। अब जान लेते हैं कमर्शियल बैंक्स क्या होती है। तो कमर्शियल बैंक्स आर द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, दे आर रेगुलेटेड एंड मैनेज्ड बाय द RBI अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, यानी कि कमर्शियल बैंक्स वो बैंक्स हैं जो कि RBI के द्वारा मैनेज की जाती हैं, रेगुलेट भी की जाती हैं, और ये किसके क्या ये प्रोविजंस में कवर होती हैं, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इनको कवर करता है, जो 1949 का एक्ट है, ठीक है। दे एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक एंड लैंड आउट पार्ट ऑफ दीज फंड्स टू दोज हु वांट टू बोरो, यानी वो डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करती हैं और लोन भी देती हैं, ठीक है, लेंडिंग भी करती हैं, ठीक है, ओके। द इंटरेस्ट रेट पेड बाय द बैंक्स टू डिपॉजिटर्स इज़ लोअर दैन द रेट चार्ज फ्रॉम द बोरोवर्स। ज़्यादातर क्या होता है, इंटरेस्ट जो वो बैंक देती है वो कम ही होता है, जबकि जब वो लोन देती है तो हमेशा, या जो बोरो करते हैं उनको ज़्यादा दरों पे देती है, ये डिफरेंस होता है। ओके, टाइप्स ऑफ जान लेते हैं। तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स होती हैं, तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स आर डेट आर लिस्टेड इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द RBI एक्ट, ठीक है, वो हैं SBI, जैसे इसको शॉर्ट में SCB कर दिया जाता है, SCB, और शॉर्ट नीचे S आता है, यानी कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, ये जो बैंक से आ रहा है उसी को हम छोटा s लिख देते हैं जब लिखते हैं। आर एलिजिबल फॉर लो इंटरेस्ट लोन्स फ्रॉम RBI, ठीक है, एज पर RBI SCBs इन इंडिया आर क्लासिफाइड अंडर फॉलोइंग कैटेगरीज। अब इसमें भी देखिए कैटेगरीज आ गया है, तो इसमें क्या क्या कैटेगरीज हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है, 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। तो जान लेते हैं, तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स कौन कौन सी हैं, तो इसमें क्या इसका डिस्क्रिप्शन आता है वो जान लेते हैं। तो इसमें क्या है, इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा टेक्निकल भाषा में जानिए।
वो जो यहाँ पे आपको लिखने में और समझने में जो आप आंसर्स राइटिंग करते हैं उसके लिए ज़रूरी होता है। तो जानते तो पब्लिक PSUs शॉर्ट में बोल देते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी कई बार, तो अंडरटेकिंग्स का कॉन्सेप्ट अलग है, वो यहाँ पे भी है, ठीक है, लेकिन ये बैंक्स हैं तो यहाँ पे बैंक्स लिख दिया गया है। ओके, एटलीस्ट 51% जो शेयर है यानी ओनरशिप है ऑफ दीज बैंक्स हेल्ड बाय RBI या गवर्नमेंट, ठीक है। मोस्ट ऑफ दीज बैंक्स वर नेशनलाइज्ड आइदर इन 1969 और इन 1980 and hence is known as nationalized banks. As of April 2022 there are 12 public sector banks in India. इसका एग्जाम्पल है SBI, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड कैनरा बैंक। इसमें बता रहे हैं जो 50% जो शेयर है वो किसके पास हो जाता है, गवर्नमेंट के पास हो जाता है, ठीक है। और इसमें एक खासियत ये भी है कि इनमें से जो ज़्यादातर बैंक्स हैं वो उनको नेशनलाइज कर दिया गया था 1969 में या 1980 में, ठीक है, और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, नेशनलाइज बैंक भी कहा जाता है। ओके, अप्रैल 2022 का डाटा है तो इसमें अभी 12 ऐसी बैंक्स हैं, यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में 12 बैंक्स को रखा गया है। प्राइवेट सेक्टर जान लेते हैं, तो इसमें क्या है, प्राइवेट शेयर होल्डर्स होल्ड मेजोरिटी स्टेक्स, यानी कि इसमें कहा जाता है कि जो मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है वो प्राइवेट किसी पर्सन की हो सकती, इंडिविजुअल्स की भी हो सकती है, ठीक है। अभी तक इसमें 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, अप्रैल 2022 का डाटा है, ठीक है। इसमें एग्जांपल जैसे एक्सिस बैंक, येस बैंक, ICICI, SDFC की सारी चीज़ें ना। फॉरेन बैंक्स में देखिए, दीज बैंक्स हैव ब्रांचेस इन इंडिया बट आर हेडक्वार्टर इन अ फॉरेन कंट्री, यानी ये यहाँ पे फॉरेन बैंक्स वो बैंक्स होती है जिनमें ब्रांचेस हो सकती हैं इंडिया में उसकी हो, लेकिन उसका हेडक्वार्टर कहाँ हो, किसी फॉरेन कंट्री की ही होंगी, तो फॉरेन उस कंट्री में होगा उसका हेडक्वार्टर। जैसे सिटी बैंक है इसका एग्जांपल, HSBC बैंक है, ये फॉरेन बैंक्स की कैटेगरी में आती है। अब चौथी कैटेगरी है RRB शॉर्ट में, रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है। द रीजनल रूरल बैंक्स आर ओन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट 50% का, द स्टेट गवर्नमेंट 15% एंड स्पॉन्सर बैंक इसमें एक टर्म आता है वो 35% होता है, ठीक है। दे सर्व द रूरल एरियाज एंड एग्रीकल्चर सेक्टर्स विद बेसिक बैंकिंग एंड एडिक्वेट फाइनेंशियल सर्विसेज। 2022 का डाटा है, अभी तक 43 RRBs हैं। नॉन शेड्यूल बैंक सभी जान रहे हैं जो लिस्टेड नहीं है सेकंड शेड्यूल में RBI एक्ट के, तो इसमें क्या है, दे आर नॉट इंटाइटल्ड टू बोरो फ्रॉम द RBI फॉर नॉर्मल बैंकिंग पर्पजेज एक्सेप्ट इन एमरजेंसी और एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस। यानी कि नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में क्या होता है कि वो एक तो सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड नहीं है RBI एक्ट के, दूसरा ये मतलब मनी बोरो नहीं कर सकती RBI से नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, लेकिन जैसे कोई इमरजेंसी आ जाती है तब ये ऐसा कुछ कर सकती हैं। जैसे जम्मू एंड कश्मीर बैंक इज़ एन एग्जांपल ऑफ नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। ओके फाइन, ओके। अब देखिए इसमें एक टर्म आता है लोकल एरिया बैंक्स भी आता है, तो इसको शॉर्ट में लैब्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये कौन सी बैंक्स होती हैं, नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स होती हैं जो कि इस्टेब्लिश की गई लोकल प्राइवेट सेक्टर में विद जुरिडिक्शन ओवर 2 और मोर या उससे भी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में इनका होता है। द पर्पज़ वॉज टू इनेबल द मोबिलाइजेशन ऑफ द रूरल सेविंग्स बाय लोकल इंस्टीट्यूशंस एंड मेक देम अवेलेबल फॉर लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट इन लोकल एरियाज। ये तो अभी प्रेजेंटली कितनी है लैब्स, ये लोकल एरिया बैंक्स है। ओके, कोस्टल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, कृष्णा भीमा समृद्धि लैब है ना, सुभद्रा लोकल बैंक, ये सारी इसका एग्जाम्पल है। दे वर इंट्रोड्यूस इन 1996 में इनको लाया गया था। दे आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, ठीक है, एज पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इनको पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी कहा गया है, और कंपनीज एक्ट 1956 के तहत ये रजिस्टर्ड भी होती है। Although non-scheduled commercial banks are eligible to be included in the second schedule of the RBI Act 1934, subject to eligibility criteria of RBI, in 2014 RBI permitted labs to be converted into small financial banks subject to them meeting with prescribed eligibility criteria. Local area banks in limited need to maintain CRR and SLR. देखिए होता क्या है, जो ये नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स होती हैं वो सेकेंड शेड्यूल में लाई जा सकती हैं जब वो कुछ क्राइटेरियाज को फुलफ़िल कर लेती हैं, ठीक है।
जब तक नहीं करती हैं तब तक वो नॉन शेड्यूल रहती हैं। जैसे ही वो उन क्राइटेरियाज़ को फुलफ़िल कर लेंगी और सेकंड शेड्यूल में लिस्ट हो जाएंगी आरबीआई एक्ट के, तो वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स बन जाती हैं। उसमें बहुत सारी कंडीशंस होती ही होंगी, ठीक है। ओके फाइन। ये 2014 का एक डाटा बता रहे हैं कि आरबीआई ने क्या किया था, इन जो लोकल एरिया बैंक्स जो हैं इनको कन्वर्ट कर दिया था कि स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स में, और कुछ इनकी शर्तें भी लगाई होंगी, कुछ क्राइटेरियाज तो रखे ही होंगे। और इनको ये कहा गया था कि अपना जो CRR है और SLR है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है, और ये CRR इज़ कैश रिजर्व रेशियो, ये आरबीआई के साथ मेंटेन करना होता है, ठीक है। अब जान लेते हैं डिफरेंशिएटेड बैंक्स क्या हैं। आर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन लाइसेंस्ड बाय द आरबीआई टू प्रोवाइड स्पेसिफिक बैंकिंग सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स। देखिए ये लाइसेंस इसका आरबीआई ही देती है ताकि कुछ विशेष बैंकिंग सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस कर सकें, इसलिए इनको कहा। द टर्म डिफरेंशिएटेड बैंक्स इंडिकेट्स दैट दे आर डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल यूनिवर्सल बैंक्स। इनका नाम ही ये बता रहा है कुछ अलग कर रही हैं, इसीलिए इनका नाम ये रख दिया गया है, ठीक है, ठीक है। द डिफरेंशिएशन कुड बी ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट, द स्कोप ऑफ एक्टिविटीज़ और द एरिया ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। ये देखिए क्या डिफरेंस आ रहा है, कैपिटल रिक्वायरमेंट में हो सकता है, ठीक है, जो एक्टिविटीज़ ये कर रही हैं उनका जो स्कोप होता है, और जो इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन जो होता है उसमें डिफरेंशिएशन होता है, इसीलिए इनका नाम डिफरेंशिएटेड बैंक्स रखा गया। अब देखिए यूनिवर्सल बैंक्स क्या हैं, तो इन जनरल रिफर टू द कॉम्बिनेशन ऑफ कमर्शियल एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। यूनिवर्सल बैंक्स लाइक SBI कैनरा can extend almost all banking या bank products and services to their customers. On the other hand, the differentiated banks can give only selected products like credit, payments, deposits with RBI regulations. देखिए यूनिवर्सल बैंक्स में देखिए SBI और कैनरा वगैरह को रखा गया क्योंकि ये लगभग सारा काम करती हैं, ठीक है। ये डिफरेंशिएटेड बैंक से क्यों अलग हैं, तो डिफरेंशिएटेड जो बैंक्स होंगी वो कुछ विशेष चीज़ें ही कर रही होंगी, इसलिए उनका वो नाम पड़ जाता है। तो देखिए डिफरेंशिएटेड बैंक्स लाइसेंसिंग वाज लॉन्च्ड बाय आरबीआई 2015 में इंट्रोड्यूस किया था टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड पेमेंट्स इन इंडिया। देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन सभी समझ रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यानी दूर सुदूर इलाके में भी कोई बैठा है उसे भी बैंकिंग से जोड़ा जा सके, तो यही कहा जाता है फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। द डिफरेंशिएटेड बैंक्स आर ऑफ 2 टाइप्स, पेमेंट बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, ठीक है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का एग्जांपल है जैसे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल देखो AU एक है स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सब एग्जांपल हैं। इंडिया करंटली हैज़ 6 पेमेंट बैंक्स एंड 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। तो देखिए पेमेंट बैंक्स में क्या क्या आ रहा है, जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है, पेटीएम, ये सब क्या एग्जांपल हैं, पेमेंट बैंक्स के एग्जांपल होते हैं। ओके फाइन। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस जान लीजिए, क्या क्या होता है जानना ज़रूरी है, तभी आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो इनको इन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे ऑब्जेक्टिव, लीगल फ्रेमवर्क, एलिजिबल प्रोमोटर्स, एक्टिविटीज़ जो भी ये करते हैं, तो इस प्रकार। तो पेमेंट बैंक का क्या है, टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय प्रोवाइडिंग स्मॉल सेविंग्स अकाउंट्स एंड पेमेंट। सभी जान रहे हैं आजकल इस्तेमाल सब कर ही रहे हैं पेटीएम वगैरह का। स्मॉल फाइनेंस बैंक का मतलब होता है ये भी क्या कर रही है, फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट कर रही है, जैसे प्रोविजन सेविंग व्हीकल्स है ना, सप्लाई ऑफ क्रेडिट, ये सब कर रही है। रजिस्टर्ड एज पब्लिक लिमिटेड कंपनी, कंपनीज एक्ट 2013 का, ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक विल बी गिवन शेड्यूल बैंक स्टेटस वंस दे कमेंस देयर operations. The payment bank will be required to use the word payments bank in its name in order to differentiate it from other banks. यानी पेमेंट बैंक को पेमेंट बैंक लिखना होता है ताकि वो अदर बैंक से डिफरेंशिएट कर सके खुद को। रजिस्टर्ड, ये भी स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये भी रजिस्टर्ड है कि कंपनीज एक्ट 2013 के। पेमेंट बैंक्स विल बी गिवन शेड्यूल बैंक स्टेटस वंस इट कमेंस द ऑपरेशन। द स्मॉल फाइनेंस बैंक विल रिक्वायर टू यूज़ द वर्ड स्मॉल फाइनेंस बैंक यूज़ करेंगी, ठीक है। अब इसमें देखिए एग्जिस्टिंग नॉन बैंक प्री पेमेंट पेमेंट्स इंस्ट्रूमेंट यानी PPI जैसे बोलते हैं, इशूअर्स एंड अदर एंटिटीज सच एज इंडिविजुअल प्रोफेशनल्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई हैं, ठीक है। और इसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक में क्या बताया है, रेजिडेंट इंडिविजुअल्स प्रोफेशनल्स इंडियन सिटीजन्स,
हैविंग एटलीस्ट 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन बैंकिंग एंड फंक्शंस, ये सब प्रमोटर्स हैं इन लोगों के, ठीक है। अब क्या क्या करती हैं, तो पेमेंट बैंक्स क्या करती हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ द डिमांड डिपॉजिट्स ओनली, यानी डिमांड डिपॉजिट से सिर्फ एक्सेप्ट करती हैं। और इनका देखिए मैक्सिमम बैलेंस इसमें बता दिया गया है, इंडिविजुअल कस्टमर के लिए 1 लाख रखा गया है, ठीक है। फाइन, इसमें क्या है, स्मॉल फाइनेंस बैंक में क्या है, देयर इज़ नो लिमिट ऑन होल्डिंग अ मैक्सिमम बैलेंस पर कस्टमर, इसमें कोई लिमिट नहीं है, यही डिफरेंस आ जाता है। अब देखिए इसमें क्या, पेमेंट बैंक में क्या है, इशूएंस ऑफ ATM डेबिट कार्ड्स बट कैन नॉट इशू क्रेडिट कार्ड्स। देखिए इसमें पेमेंट बैंक्स में क्या है, ATM और डेबिट कार्ड ये इशू कर सकते हैं लेकिन क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते हैं। लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक में क्या है, इस सारे टाइप्स के कर सकते हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ डिपॉजिट, देयर इज़ नो लिमिट, लेंडिंग टू अनसर्व्ड एंड अंडर सर्व्ड सेक्शंस इंक्लूडिंग, ये सारी चीज़ें हैं, कैन इशू बोथ क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड्स, यही इन लोग का डिफरेंस हो जाता है। ओके फाइन, रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, तो पेमेंट बैंक्स पे नो NRI डिपॉजिट शुड बी एक्सेप्टेड, यानी NRI डिपॉजिट नहीं हो सकता है, यानी नॉन रेजिडेंट जो इंडियन होते हैं उनका यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं है उनके डिपॉजिट्स का, ठीक है। नो टाइम डिपॉजिट लाइक FD RDR एक्सेप्टेड, ये पेमेंट बैंक्स के बारे में है। नो लोन्स कैन बी ऑफर्ड, ये लोन भी नहीं दे सकती, नहीं। वहीं स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या करती है, इट कैन गिव लोन्स बट 75% ऑफ इट्स एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ठीक है। 50% ऑफ इट्स लोन शुड बी अप टू 25 lakhs ओनली, ये सारे उनके डिफरेंस हैं। पेमेंट बैंक्स में क्या है, नीड टू मेंटेन अ CRR, ठीक है। इन केस ऑफ SLR 75% ऑफ इट्स डिमांड डिपॉजिट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड ट्रेजरी बिल्स। अब इसमें क्या है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में क्या है कि इनको मेंटेन करना पड़ता है CRR एंड SLR, ओके। कैपिटल रिक्वायरमेंट में जान लीजिए, तो मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल पेमेंट्स बैंक के लिए क्या रखा गया है, 100 करोड़ रखा गया है। और यहाँ पे मिनिमम पेड अप वोटिंग इक्विटी कैपिटल फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक इज 200 करोड़, ये भी एक डिफरेंस हो जाता है। अब आते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में, तो क्या है इसका जान लेते हैं। People who come together to jointly serve their common interests often form a cooperative society under the Cooperative Societies Act. When a cooperative society engages itself in the banking business is called cooperative bank. सभी को पता है, कुछ लोग साथ आते हैं, उनके कुछ कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, तो एक बना देते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या, एक कोऑपरेटिव बैंक भी होगी, यही कोऑपरेटिव बैंक है, ठीक है, ठीक है। ऑल बैंक्स रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव्स एक्ट, इनका एक एक्ट भी है 1912 का, ठीक है, आर कंसीडर्ड एज कोऑपरेटिव बैंक, इसके तहत ये रजिस्टर्ड हो जाती हैं, ठीक है। अनलाइक कमर्शियल बैंक्स विच आर ड्रिवन बाय प्रॉफिट, कोऑपरेटिव बैंक्स आर वर्क ऑन नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस, यानी कमर्शियल बैंक्स में देखिए क्या होता है, प्रॉफिट भी होता है, कभी कभी लॉस में भी जाती है, लेकिन इनका जो ध्येय क्या है कोऑपरेटिव बैंक्स का, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक्स आर रेगुलेटेड अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इसमें काम करता है 1949 का जो बैंकिंग रेगुलेशन है एक्ट है, एंड द बैंकिंग लॉज एप्लीकेशन टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ 1965 का है। ये सब इनके ऊपर नज़र रखते हैं, इसके तहत ही ये काम करती हैं। इन एक्ट्स को इनकी जो इनसे प्रोविजंस हैं इनको मानना होता है, ठीक है। इन शॉर्ट दे आर रेगुलेटेड बाय द RBI फॉर बैंकिंग फंक्शंस एंड रजिस्ट्रार फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, यानी कि बैंकिंग फंक्शंस कर रही है तो ये RBI इनको रेगुलेट करती है, लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस कर रही है तो रजिस्ट्रार फॉर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ये इनके ऊपर नज़र रखते हैं एक तरह से, और इनके कंट्रोल में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को या कोऑपरेटिव बैंक्स को रहना पड़ता है। सिंस दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ 1 person 1 vote, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर चूजन डेमोक्रेटली, ठीक है, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ बता देते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स क्या क्या है, तो एक तो हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं विलेज लेवल पे, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं स्टेट लेवल पे, ठीक है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आर डिवाइडेड इनटू शेड्यूल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, इट कैटर्स टू द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ कस्टमर इन अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज। देखिए UCBs भी हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, तो ये कहाँ काम, ये भी डिवाइडेड है शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स में, और इनका मेन मकसद क्या है कि ये सेमी अर्बन और अर्बन एरियाज़ में फाइनेंशियल नीड को ये कवर कर लेती हैं, ठीक है। आप जान लेते हैं थोड़ा सा
इनके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो कोऑपरेटिव बैंक्स आर गिव अ फर्दर बूस्ट टू इंडियाज विजन ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय प्रोवाइडिंग ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विसेज टू द पर्सन्स इन लेस इंक्लूडेड सेगमेंट्स ऑफ द इकोनॉमिक स्टेटा, यानी कि इकोनॉमिक स्टेटा में जो नीचे लोग हैं, ठीक है, उनको एक तरह से बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है, और इस तरह से वो फाइनेंशियल इंक्लूजन जो कंट्री का एम है उसको भी पूरा कर रही है, ठीक है। दीज बैंक्स हैव डिस्करेज्ड बोरोइंग फॉर पर्सनल कंजप्शन एंड हैव स्टार्टेड अ कल्चर ऑफ प्रोडक्टिव बोरोइंग इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। समझ गए होंगे। सिंस कोऑपरेटिव बैंक्स वर्क ऑन नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस इट बिलीव्स इन म्यूचुअल हेल्प, ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस के एक तरह से इनका एक तरह से ध्येय है कि ना घाटा ना फ़ायदा, ठीक है, ये है, ताकि ये म्यूचुअल हेल्प कर सकें एक दूसरे की, इसलिए इसको क्रिएट किया गया। कोऑपरेटिव बैंक्स हैव स्ट्रेंथन द एग्रीकल्चर क्रेडिट को इसने बढ़ावा दिया है, एक तरह से मजबूत किया है, ठीक है, रूरल एरियाज़ में बाय गिविंग क्रेडिट देती है फार्मर्स को फॉर परचेजिंग, जैसे कि सीड्स खरीदने हैं, बीज खरीदने हैं, फर्टिलाइजर्स, ये सब चीज़ खरीदने के लिए, ठीक है। ओके फाइन, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। तो सबको पता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है, तो ये दिक्कत क्रिएट करता है। डुअलिटी ऑफ कंट्रोल एंड रेगुलेशन, सबको पता है आरबीआई रेगुलेट करती है, और जब एडमिनिस्ट्रेटिव वाला होता है तो उसके लिए क्या रखा गया था, रजिस्ट्रार रखा गया था, ठीक है। बहुत सारे इसमें इश्यूज़ तो आते ही हैं। अब देखिए थोड़ा सा इसका डिफरेंस जान लेते हैं कमर्शियल बैंक का और कोऑपरेटिव बैंक्स का। तो कमर्शियल बैंक क्या 1949 के बैंकिंग जो रेगुलेशन एक्ट है उसके तहत गवर्न हो रही है, और कोऑपरेटिव बैंक्स देखिए इसके तहत तो गवर्न हो ही रही है। 1949 का जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसके साथ साथ बैंकिंग लॉज एप्लीकेशन टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ 1965 का जो एक्ट उसके तहत भी हो रही है, और द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1965, ये तीन बेसिकली उनके नज़र रख रहे हैं, इनके प्रोविजंस को मानना पड़ रहा है। तो थोड़ा कोऑपरेटिव बैंक्स को ज़्यादा झेलना पड़ रहा है, कुल मिला के ये कह सकते हैं, ठीक है। कमर्शियल बैंक में जानते हैं इट्स मोटिव ऑफ ऑपरेशन इज मेकिंग प्रॉफिट, जानिए इसमें क्या है, इसका कोऑपरेटिव बैंक का जो ध्येय है वो म्यूचुअल हेल्प करना ही है, इसमें प्रॉफिट लॉस का कोई मतलब नहीं है। कमर्शियल बैंक में क्या है, कोई भी बोरो कर सकता है, ठीक है, इसमें क्या है, इसके मेंबर्स को ही प्रेफरेंस मिलता है, पहला। कमर्शियल बैंक्स में क्या है, वोटिंग राइट्स डिपेंड ऑन द शेयर होल्डिंग, जितने भी शेयर होल्डर होंगे वोट कर सकते हैं। अब इसमें कोऑपरेटिव बैंक्स में क्या है, वन मेंबर वन वोट, ओके। कमर्शियल बैंक का ऑब्जेक्टिव क्या है, इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज एंड टू अर्न प्रॉफिट, सब पहले भी बताया है। इसमें क्या है, कॉर्पोरेशन और मेंबर्स को अच्छे मतलब जल्दी मिल जाए, बोरोइंग भी जल्दी हो जाए, ठीक है, कहीं और दूर ना जाना पड़े, इस तरह से। एलिजिबल फॉर बोरोइंग अंडर रेपो एंड MSF विंडो, ठीक है, इसका मतलब होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। कभी हम इन टेक्निकल जो आ रहे हैं चीज़ें इनके बारे में भी जानेंगे कि CRR क्या होता है, SLR क्या होता है, रेपो क्या होता है, रिवर्स रेपो क्या, ये सारे हम टर्म्स को जानेंगे आगे, कभी लेंगे इस टॉपिक को, ओके। अभी के लिए जान लीजिए। अब इसमें क्या है, ओनली सेलेक्टेड कैटेगरीज ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स आर एलिजिबल टू बोरो अंडर रेपो एंड MSF विंडो, ओके फाइन। नाबार्ड थोड़ा सा जान लेते हैं, वीडियो तो लंबा होगा ही क्योंकि ये टॉपिक ही इतना बड़ा है। फाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ institutional credit in boosting the rural economy has been clear to the government of India from early stages of planning। सभी को पता है कि इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है, उसकी जो एक तरह से उनकी फाइनेंस की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए एक तरह से नाबार्ड का क्रिएशन हुआ। Therefore the Reserve Bank of India as the insistence of the government of India constituted a committee to review the arrangements for institutional credit for agriculture and rural development, ठीक है, इसे शॉर्ट में क्रैफी कार्ड भी कहा गया, इतना बड़ा ही है तो जान लीजिए। कमिटी टू रिव्यू द अरेंजमेंट्स फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। द कमिटी वॉज फॉर्म्ड ऑन 30 मार्च 1979 अंडर द चेयरमैन कौन थे, श्री B सीवारमन, ओके, फॉर्मर मेंबर ऑफ द प्लानिंग कमीशन। तब प्लानिंग कमीशन देखिए बॉडी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ नाबार्ड। तो कभी कभी ये पूछा जा सकता है, देखिए इसमें कमेटी बनाई गई तो कमेटी का बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, तो कमेटी टू रिव्यू द अरेंजमेंट्स फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो इसको शॉर्ट में क्रैफी कार्ड कहा गया, ठीक है। इसके चेयरमैन कौन थे,
श्री बी शिवारमन, ठीक है, ये प्लानिंग कमीशन के भी मेंबर थे, इनको एक तरह से जिम्मेदारी सौंपी गई, ठीक है। तो इन्होंने ही रिकमेंड किया नाबार्ड के लिए, ठीक है, ओके। तो नाबार्ड फाइनली कब एग्जिस्टेंस में आया, तो 12 जुलाई 1982, ठीक है, 12 जुलाई 1982 इंपॉर्टेंट डेट है, याद रख लीजिए। बाय ट्रांसफरिंग द एग्रीकल्चर क्रेडिट फंक्शंस ऑफ आरबीआई एंड रीफाइनेंस फंक्शंस ऑफ द एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। फंक्शंस जान लेते हैं नाबार्ड के क्या है। तो नाबार्ड एक्ट्स एज अ रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन फॉर ऑल काइंड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट क्रेडिट टू एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटन एंड विलेज इंडस्ट्रीज, ठीक है। इन सब एरियाज़ में एक तरह से रीफाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम करता है नाबार्ड। कौन कौन से एरियाज़ हैं, एग्रीकल्चर तो है ही, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं, विलेज इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, इनको, ताकि एक तरह से इंटीग्रेटेड पूरा जो रूरल डेवलपमेंट है वो हो सके। इट प्रोवाइड शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट्स टू द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है, है ना, ठीक है। RRBs को भी देता है, SCBs को भी देता है, और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि अप्रूव है RBI के द्वारा, ठीक है। नाबार्ड गिव्स लॉन्ग टर्म लोन्स यानी अप टू 20 years टू स्टेट गवर्नमेंट्स and enable them to subscribe to the share capital of cooperative credit societies. NABARD give long-term loans to any institution approved by the central government or contributes to the share capital or invest in securities of any institution concerned with the agriculture and rural development. यानी ये मेन फोकस इनका इसी इन्हीं एरियाज़ में है, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। तो RBI बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये कौन अपॉइंट करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करती है, और RBI का अपना एक्ट भी है, नाबार्ड का अपना एक्ट है, RBI का तो अपना एक्ट है ही 1934 का, ठीक है। नाबार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंस, जिसे नीडा भी बोलते हैं। तो नीडा क्या है, इज़ अ लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर फंडिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अंडर द फॉलोइंग 3 चैनल्स। तो फंडिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डायरेक्टली बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू स्टेट ओन एंड स्टेट ओन, ये सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिन पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वगैरह जो होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के भी होते हैं या स्टेट ओन्ड इंस्टीट्यूशंस के भी होते हैं, उनको इस तरह से क्या करता है, फंडिंग करता है, ओके फाइन। अब देखिए, अंडर द 1981 एक्ट नाबार्ड में हैव अ कैपिटल ऑफ ₹100 करोड़, ठीक है। दिस कैपिटल कैन बी फर्दर इंक्रीज टू 5,000 करोड़ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द RBI. इट अलाउज द गवर्नमेंट टू इंक्रीज दिस कैपिटल टू 30,000 करोड़, ठीक है। ये एक तरह से नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड का एक अमेंडमेंट बिल भी लाया गया जो कि पास हुआ 2018 में, उसके तहत ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। तो ट्रांसफ़र ऑफ RBI शेयर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अंडर द 1981 एक्ट द central government and the RBI together must hold at least 51% share of the capital of the NABARD. The bill provides that the central government alone must hold 51% share, ठीक है। The bill transfers the share capital held by RBI and valued at ₹20 crore to the central government. Central government will give an amount equal to the RBI. सारी चीज़ें हुई। कंसिस्टेंसी विद द कंपनीज एक्ट 2013 के साथ भी कंसिस्टेंट रहे इसके तहत। दिस द बिल सब्स्टिट्यूट रेफरेंसेस टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 का जो कंपनीज एक्ट था उसको एक तरह से स्क्रैप किया गया, ठीक है, एंड ऑफ विद रेफरेंसेस जो 2013 का आ गया उसी के सारे प्रोविजंस को मान रहे हैं। दीज इंक्लूड प्रोविजंस टू डील विद द डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट कंपनी एंड क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स। फाइन, सभी को पता है क्या क्या फंक्शंस होते हैं बैंक्स के। तो करंट अकाउंट डिपॉजिट्स, ठीक है, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, इस तरह के प्राइमरी फंक्शंस होते ही हैं। ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस, कैश क्रेडिट, ठीक है, डिमांड लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन्स, ये सारी चीज़ें करती है बैंक, ठीक है। सेकेंडरी फंक्शंस में क्या है, डिस्काउंटिंग, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्रेडिट क्रिएशन, फाइनेंशियल, एक तरह से फॉरेन ट्रेड को भी फाइनेंस करती है, एजेंसी फंक्शंस करती है, जनरल यूटिलिटी सर्विसेज से, ठीक सर, ये सारी चीज़ें हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके। नेक्स्ट हम नया टॉपिक लेकर के आएंगे, कुछ और जानेंगे, मेन चीज़ें हम कवर करते जाएंगे ताकि एग्ज़ाम को हम क्रैक कर सकें, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए। हैव अ नाइस